तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम काम पक्का कर कर ही आए हो। ऐसे काम को बीच में नहीं छोड़ा जाता ज्वाला जी। मैं सही जगह वक्त सब तय करके आया हूं। वो रंगराज ही है जिसने हेम जी पर हमला किया था। अच्छा, वो गुंडा। कभी कभी थोड़ा दर्द सहना भी अच्छा होता है। अब सीधा रखिए ना पैर। एक बार और लगा दूंगी तो रात तक ठीक हो जाएगा। सबसे पहले आपके ही ऊपर, आपके ही घर में हमला किया गया। उसके बाद आपकी किडनैपिंग की प्लानिंग की जाती है। फिर आपको किडनैप करने की कोशिश की गई। आपको नहीं लगता कि ये सारी बातें आपस में मैच करती हुई हैं? क्या हुआ बाबुल, किस सोच में डूबे हुए? आज रात की प्लानिंग कर रहा हूं कि किस तरह फाइल लेने जाना है, किस रास्ते से जाना है, किस रास्ते से लौटना है। सारी बात पक्की करके जाना चाहता हूं। इसका मतलब तुम आज रात को लेकर चिंतित हो? बेटे, तुम्हें तो पता है तुम्हारे बाबुल ने कभी चिंता नहीं की, एक दिन भी चिंता नहीं की। मुझे विश्वास है कि चिंता और चिता में बहुत फर्क नहीं होता, लेकिन किसी भी काम करने से पहले उसकी पूरी एक योजना जरूर बनानी चाहिए। आपकी योजना जितनी अच्छी होगी, जितनी परफेक्ट होगी, उतने खतरे कम होते हैं और आने वाले खतरे से आगाह भी करती रहती है आपकी प्लानिंग। कोई खतरा नहीं आने वाला बाबू, और अगर आ भी गया तो तुम कौन सा खतरों से डरते हो? अब तो मुझे ये बताओ कि तुमने आज रात के लिए क्या प्लानिंग की है? मैं बड़े दूर की प्लानिंग कर रहा हूं। मैं एक एक कदम फूक फूक कर, सोच सोच कर और तौल तौल कर उठा रहा हूं। आखिर मुझे अपने दुश्मनों से चुन चुन कर बदला भी तो लेना है। मुझे उन लोगों को भी तलाश करना है कि जिन्होंने मुझे किडनैप करने की कोशिश। आखिर इस शहर में वो कौन जाला है जिसने रंगराज को उठाने की कोशिश की? मैं बहुत सोचा, बुद्धि पर अपने बहुत जोर दिया कि कोई एक नजर आ जाए, लेकिन न तो कारण समझ में आया, न कोई नाम समझ में आया जो रंगराज पर हाथ डालने की जुर्रत कर सकता है। मुझे उस हमले का कारण जानना है। वो जो कोई भी हो बाबुल, अब तो वो अपनी इस हिमाकत के लिए तुम्हारे कदमों में गिर के नाक रगड़ के माफी मांगेगा तुमसे। अब उसकी आंखों में सिर्फ खौफ ही खौफ नजर आएगा। अब उसे मालूम पड़ेगा कि इंसान की एक गलती कैसे उसकी पूरी जिंदगी को तबाह कर सकती है। बस एक बार वो फाइल मेरे हाथ लग जाए, फिर बेटा देखना, कल का सूरज नई चमक और नई रोशनी के साथ निकलेगा। बस थोड़ा सा धीरज रखने की जरूरत है तुम्हें। हाँ बाबुल, उस फाइल के लिए ही तो हमने अपने आप को जब्त कर रखा है। इतने दिनों से हम धैर्य ही तो धरे बैठे हैं। बस आज की रात तुम वो फाइल लेकर आ जाओ, फिर हम बहुत कुछ बदल देंगे। क्या बदल दोगी? हम अपना अड्डा ही बदल देंगे और ऐसे अड्डे पर चले जाएंगे जहां से हम सब पर नजर रख सकेंगे, लेकिन कोई भी हम तक नहीं पहुंच पाएगा। और फिर देखना, हम गिद्ध की तरह चुन चुन कर अपने शिकार पर टूटेंगे। शाबाश बेटे। मैं भी यही सोच रहा था कि वक्त बदलने के साथ हम लोग कहर बनकर टूटेंगे और अपने एक एक दुश्मन से चुन चुन कर बदला लेंगे। बस आज की रात खैरियत से गुजर जाए। निकल जाएगी बाबुल, सबके दिन आते और आज का दिन हमारा है। हमें पूरा यकीन है कि आज की रात हमारे बंधन की आखिरी रात होगी कि तुम वो फाइल लेकर जरूर आओगे। बेटे, हो सकता है कि कहीं गड़बड़ हो जाए और मैं ना लौट सकूं, तो तुम्हें मेरी खातिर एक काम जरूर करना है कि आनंदों के पूरे परिवार को इस तरीके से मिटा देना कि पूरा नामो निशान मिट जाए। घर में कोई चिराग जलाने वाला न बचे। हर आंख में इतना खौफ और डर पैदा हो जाए कि पूरा शहर सहमा हुआ नजर आए। चिंता करने की जरूरत नहीं है बाबुल,
हम तुम्हारे लौटने का इंतजार करेंगे और फिर देखना, ये बदला हम दोनों मिलकर लेंगे। बेटे, तुम पर तुम्हारे बाबुल को फख्र है। हेम बेटा, मैं यहाँ घर में पड़े पड़े सिर्फ इधर उधर की खबरें ही सुनता रहता हूँ। अब ये रंगराज वाली खबर सही तो है ना? हाँ बाबा, वो खबर सही है, मगर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बेटा, अगर बूढ़ा आदमी फिक्र ना करे तो और क्या करे? बाबा, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है और हमें भी रखने देना है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इन सब कामों के लिए पुलिस वाले हैं ना, इसलिए पुलिस वालों को उनका काम करने दीजिए। और आपको ये सब बातें सुनने की भी इजाजत नहीं है। अब से हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन बेटा, अगर बच्चे खतरे में होंगे तो चिंता करने की जरूरत नहीं होती, चिंता अपने आप ही हो जाती है। बाबा, किस बात का खतरा? और खतरा तो टल चुका है ना। जिसने जो किया है उसको भुगतना तो पड़ेगा है ना। चिंता तो उसको करने की जरूरत है। लेकिन उसने अभी अपने किए का पाया ही कहाँ है? रंगराज जैसे शातिर अपराधी को कड़ी सी कड़ी सजा भी मिले ना, तो वो भी उसके लिए बहुत कम है। भगवान ने अभी उसके साथ न्याय किया ही कहाँ है? अगर इस बार भी भगवान ने न्याय नहीं किया ना, तो ये समझ लेना हेम बेटा कि वो मेरे भरोसे को चुनौती दे रहा है। बाबा, अब आप भी बच्चों जैसी बातें करने लगे ना। आप ही कहते हैं ना कि हमेशा सच का साथ दो, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। अब वो थोड़ी धीरज की अपेक्षा हमसे तो कर सकता है ना। ऐसी गुणी संतान पाकर कौन पिता धन्य नहीं होगा बेटी। मेरे सारे दुख दूर हो जाते हैं जब मैं तुझे इस तरह की बातें करते देखता हूं। मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन दुख भी होता है कि जिस उम्र में तुझे जिंदगी संवारने का हक है, उस उम्र में तू इन सब झमेलों में फंसी है। और मैं भी कैसा बाप हूं, तुझे इन परेशानियों में देखकर असहाय सा पड़ा हूं। बाबा, अब आप ऐसी बातें करके मुझे दुखी कर रहे हैं। मैं तो एक गुणवान पिता की गुणवान बेटी हूं और मुझे गर्व है इस बात का। और ऐसी परेशानी तो जिंदगी में न जाने कितनी आएंगी। और इन बातों से आराम से निपटने के लिए मेरी शिक्षा है ना। इस उम्र में मुझे जो करना चाहिए मैं वही तो कर रही हूँ। और ये सब आप ही ने तो सिखाया है, तो आपको तो खुश होना चाहिए ना कि चिंता करनी चाहिए। लेकिन हेम बेटा, वो सब तो ठीक है, लेकिन इतनी सारी परेशानियों से तू अकेले कैसे निपटेगी? बाबा, आप ही ने हमें सिखाया है ना सच और झूठ के बीच का फर्क। और मैं तो बस अपनी पढ़ाई को आजमा रही हूँ। और ऐसी पढ़ाई किस काम की जो मेरी जिंदगी की गुत्थियां ना सुलझा सके? लेकिन हेम बेटा, रंगराज जैसा दुष्ट किसी भी हद तक जा सकता है। उससे निपटने के लिए किसी भी शिक्षा की जरूरत नहीं है। वो तो इतना कमीना है कि किसी भी हद तक गिर सकता है। बाबा, आप खामखा में चिंता कर रहे हैं। अभी आपको आराम करने की जरूरत है। और अभी आपने ही कहा ना कि भगवान जो करता है वो सही करता है। तो फिर अब इस टॉपिक पे हम कोई बात नहीं करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द मैं आपको एक ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगी ना, जिसको सुनते ही आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। और पुलिस भी अपना काम कर रही है। चलिए, अब आप अपनी दवाइयां खाइए। और आराम कीजिए। बेटा, वैसे सच ही कहते हैं, बुढ़ापे में आदमी बिल्कुल बच्चे जैसा हो जाता है। मेरी माँ भी मुझे ऐसे ही डांट कर दवाई पिलाती थी। बहुत सी बातें कर ली आपने। चलिए, अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। आइए।
ये मेन गेट से कौन गया? देखना तो पड़ेगा। ये दुर्गेश्वरी इतनी रात को कहां जा रही है? पता नहीं कौन पीछे पड़ गया है। इस वक्त किसे चैन नहीं है, एकदम भूत की तरह ही पीछे पड़ गया है। यही कारण है कि आजकल महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती। जरा घर से 2 कदम बाहर निकलो कि कोई आवारा आदमी पीछे पड़ जाता है। ये मुआ ऐसे नहीं मानेगा। अब तो ये पत्थर होगा और निशाने पर उसका सर। दुर्गेश्वरी, मेरा निशाना तुम पर है। अरे अनिरुद्ध बाबू, आप यहाँ कैसे? और आप मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? ये मैं काफी दिनों से देख रहा था कि तुम कुछ अजीब और गरीब हरकतें कर रही हो। मेरी निगाह तुम पर है, और आज से नहीं, जब से मैं दादा को बेंगलोर से लाया हूं तब से। इसीलिए कह रहा हूं, सच सच बता दो, तुम इतनी रात को कहां जा रही थी? वो क्या है ना, घर में बैठे बैठे मेरा जी घबरा रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा टहल के आती हूँ। फिर सोचा देवी माँ के मंदिर में जाके उनके दर्शन कराऊं, तो मैं मंदिर ही जा रही थी। मंदिर तो कब का पीछे छूट गया है दुर्गेश्वरी। अब तो तुम सच सच बता दो कि कहां जा रही थी। वो क्या है ना कि शायद सोच सोच में मंदिर कब पीछे रह गया पता ही नहीं चला, लेकिन मैं मंदिर ही जा रही थी। इसका मतलब तुम ऐसे नहीं बताओगी कि तुम कहां जा रही हो? बता तो दिया आपको, और क्या बताऊं आपको? और ये क्या छिपा रही हो तुम? कुछ नहीं, वो क्या है ना, मुझे गर्मी हो रही थी ना, तो हवा करने के लिए पेपर ले लिया। बताओ क्या है ये? ये सब क्या है दुर्गेश्वरी? मैं नहीं जानती। देखिए, आप मुझे गलत मत समझिए, मैं आपको सब बताती हूँ। अब तुम कुछ नहीं बताओगी, एक शब्द भी मुंह से नहीं निकालोगी, क्योंकि इस बार तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। जो कुछ भी कहूंगा बोलूंगा वो सिर्फ मैं, समझे? क्या बात है भोला, तुम इतना हाफते हुए क्यों आ रहे हो? साहब, हमें रंगराज को पकड़ना है, तो जल्दी चलना होगा। जो कुछ भी कहूंगा बोलूंगा वो सिर्फ मैं, समझे? शर्म नहीं आती है दुर्गेश्वरी? शर्म नहीं आई?
तुम्हारा मन नहीं भरता इस तरह के पाप करते हुए है? अरे तुम्हारी आत्मा पे बोझ भी नहीं पड़ता जब अपने छोटे से स्वार्थ के लिए मासूमों की जिंदगी बर्बाद करती हो, तबाह करती हो। क्या तुम्हारा जमीर भी तुम्हें नहीं धिक्कारता? अरे कभी यह भी सोचा है कि तुम अब तक अकेली क्यों हो? दुर्गेश्वरी, मुझे तो लगता है तुम्हारा पति भी आया था, लेकिन तुम्हारी इन्हीं हरकतों को देखकर वो तुम्हें अपने साथ नहीं ले गया, वो तुम्हें छोड़ के चला गया, हमेशा के लिए। अरे तुमने तो दादा के उन हाथों पे वार किया है दुर्गेश्वरी, जिन हाथों ने तुम्हारे मुंह में निवाला डाला है, जिन हाथों ने तुम्हारे सर पे हाथ रख के तुम्हें हर बला से बचाया है, और तुम्हें शर्म नहीं आई? ऐसा कर्म करते हुए तुमने अपने देवता जैसे दादा के पीठ पे छुरा भोंका है। तुम्हें देवी माँ भी माफ नहीं करेगी। तुम जैसी नारी पर धिक्कार है दुर्गेश्वरी। थू! अरे तुम अगर रोना भी चाहोगी तो आंसू तुम्हारा साथ नहीं देंगे, तड़पना चाहोगी तो आत्मा भी तुम्हारा साथ नहीं देगी। देखना, ईश्वर तुम्हें वो सजा देगा जिसके लिए तुम खून के आंसू बहाओगी। दादा, क्या बात है साहब, बहुत परेशान दिख रहे हैं। इस भगोड़े को पकड़ना बहुत जरूरी है बहादुर। इसके ना मिलने की वजह से बहुत से मामले उलझते जा रहे हैं। इसे जल्द से जल्द पकड़कर अंदर डालना होगा। हम इसे ज्यादा दिन तक आजाद नहीं छोड़ सकते। सबूतों के कई तार अभी भी झूल रहे हैं। इसके पकड़े जाने से हम उन्हें जोड़ पाएंगे, लेकिन मुश्किल तो यह है कि जब से यह फरार हुआ है किसी परिंदे को भी इसका ठिकाना नहीं पता। अरे साहब, हमारा तो काम ही वही है। जहां परिंदा भी पर ना मार सके, पुलिस वहां फड़फड़ाती है। आप चिंता मत कीजिए, मैंने अपने सूत्रों से बात कर ली है, जल्द ही हमें कुछ सूचना मिलेगी। लेकिन उस जल्द ही को बहुत जल्द आना होगा बहादुर, वरना हमारे दूसरे केस भी उलझते चले जाएंगे। साहब, ये क्या दूसरे केसेस भी मुजरिम है? ये शातिर अपराधी, कई मामलों में पुलिस इसकी तलाश कर रही है। कुछ मामले तो पुराने हैं और कुछ मामले हमसे ही जुड़े हुए। बस एक बार ये हमारी पकड़ में आ जाए, फिर मैं इससे सारे सच इसके हलक से निकाल लूंगा। कुछ साल पहले इसे आनंदो बाबू ने सजा सुनाई थी और उस सजा के दौरान ही ये वहां से फरार हो गया था। शायद उसी सजा का बदला लेने के लिए इसने विक्टोरिया जी पर हमला किया। और जो आदमी घर में घुस सकता है वो कुछ भी कर सकता है। और इसके साथ इस प्लान में कौन कौन शामिल है ये जानने के लिए इसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है बहादुर साहब। क्यों ना हम कक्की जी पर भी नजर रखें, क्योंकि उनकी वजह से ही ये हेम जी के घर में घुस पाया। लेकिन इसने तो खुद उस पर हमला किया था। अब साहब, ऐसे लोगों का क्या ठिकाना, फिर किसी बहाने से उसे मिला लिया होगा अपनी ओर। कुछ भी पक्का नहीं, लेकिन साहब मुमकिन सब कुछ है। नहीं बहादुर, मुझे इसमें कोई दम नहीं दिखता। उसने तो सिर्फ उस बाबा के बहकावे में आकर उसे अपना पति मान लिया था। एक मूर्ख औरत के पीछे लगकर हमें ज्यादा कुछ हासिल नहीं होने वाला, बल्कि हम ही अपने असल बिंदु से हट जाएं। जी साहब। हमें दूसरा जरिया ढूंढना पड़ेगा। जी साहब।
क्या बात है भोला, तुम इतना हाफते हुए क्यों आ रहे हो? साहब, हमें रंगराज को पकड़ना है तो जल्दी चलना होगा। ये तो सिर्फ शुरुआत है देविकांत, असली चक्रव्यूह तो अब शुरू होगा। अभी तक तो सिर्फ रचना हो रही थी। आनंदों के परिवार को अभिमन्यु की तरह तड़पते हुए देखने का सपना तो अब साकार होगा। साहब, हमें रंगराज को पकड़ना है तो जल्दी चलना होगा। कहाँ चलना होगा? क्या हुआ भोला? साहब, मुझे अपने सूत्र से पक्की खबर मिली है। बाकी सवालों के जवाब मैं बाद में दूंगा, लेकिन अभी जल्दी से जल्दी हमें यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। बहादुर जी साहब। सावधानी के लिए तुम और भी हथियार ले लो। जी साहब। और चलो जल्दी। चलो साहब। तुमने बड़ी सूझबूझ और बहुत ही जल्दी ये काम किया है देविका, और ये सब तुम्हारे तेज दिमाग के कारण संभव हो पाया। तुम्हारे इस काम से हम बहुत खुश हुए हैं देविका। तुमने एक बार फिर अपनी वफादारी का सबूत दिया है। तुमने बाबुल के गुस्से को एकदम सही समझा है और एकदम उनकी जरूरत के मुताबिक काम किया है। इस बार तो तुमने हमारा दिल जीत लिया देविका। एक नौकर का काम वफादारी ही तो होता है ज्वाला जी। ये तो मेरा काम है। अगर मैं ये भी ना कर सकूं तो मैं किस काम का? जब मैं आपसे मिला था उस वक्त मेरी औकात ही क्या थी? कुछ नहीं था मैं। आप ही ने तो मुझे सब कुछ बनाया, या यूं कहिए कि आप ही ने मुझे एक आदमी बनाया। हमने तुम्हें कभी नौकर नहीं समझा देविका। तुम अपने आप को काफी कम आंक रहे हो। जब हमने तुम्हें उन आदमियों से बचाया था तो हमने खुद अपनी आंखों से देखा था कि तुमने कैसे अकेले ही उन सबको लूट लिया था, और ये सब कोई शातिर दिमाग ही कर सकता है। तुम्हें धार तो पहले से ही थी देविका, हमने तो सिर्फ उसे तराशा है। मुझ में क्या था ये तो मुझे खुद नहीं पता। बस मैं इतना जानता हूं कि उस दिन अगर आप मुझे नहीं मिली होती तो आज भी मैं वही दो कौड़ी का काम कर रहा हूं। आपकी नजर जैसे पारस पत्थर को छू गई। लेकिन तुमने अपने आप को इस सांचे में ढलने दिया देविका। ढाला तो मुझे आपने है। मुझे जिम्मेदारी दी, मुझ पर भरोसा किया, मुझे सारी बातें बताई, यहां तक कि आपने मुझे यह बताया कि मेरे जीने का एक बड़ा लक्ष्य है। कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी जीने में कुछ नहीं रखा। आप ही ने मुझे बताया कि एक बड़े लक्ष्य को पाने के लिए छोटी छोटी चीजों को छोड़ना पड़ता है। ये तो सिर्फ शुरुआत है देविकांत, असली चक्रव्यूह तो अब शुरू होगा। अभी तक तो सिर्फ रचना हो रही थी। आनंदों के परिवार को अभिमन्यु की तरह तड़पते हुए देखने का सपना तो अब साकार होगा। बस एक बार बाबुल वो फाइल ले आए, फिर होगी आखिरी व्यू की रचना। अब फिर देखना, आनंदों का पूरा खानदान उस चक्रव्यूह में घुट-घुट कर अपना दम तोड़ देगा। आनंदों के खानदान की तबाही तो शुरू हो चुकी है ज्वाला जी। इसकी शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन रंगराज जी जेल तोड़कर बाहर आए थे। अब तो बस हथौड़े की भारी चोट की जरूरत है। तूने जेल बेचकर मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी। अब मैं अपना बदला लूंगा, अपनी जिंदगी का मकसद पूरा करूंगा। तुम्हें मेरी जिंदगी को एक जेल बना दिया था। मैं अपना बदला पूरा करूंगा। तुझे तेरे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। मैं हिसाब बराबर करूंगा।